तो जय हिंद। न्यू डायमंड चैनल में आपका स्वागत है। अभी जो मैं चलने वाला हूँ, आज जो क्लास चलने वाले हैं, टॉपिक जो है केमिस्ट्री का है। क्लास 9th का चलेंगे, फर्स्ट चैप्टर चलेंगे। आप लोग को पता है कि फर्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग जो आज स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री से, इससे पहले मैं बायोलॉजी का अप टू डेट कर दिया हूँ, जो वीडियो में अप टू डेट है, और कुछ केमिस्ट्री में एलिमेंट्स अप टू डेट किया हूँ जो आपको पीछे वीडियो में अप टू डेट है। तो मैं चलूँगा आज केमिस्ट्री की क्लास से। केमिस्ट्री क्लास में है केमिस्ट्री चैप्टर 1 से। चैप्टर का नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। हमारे परिवेश का पदार्थ। जिसका नाम जो है आप इंग्लिश में बोल सकते हैं मैटर इन of surrounding सबसे पहले परिवेश कहते किसे हैं? तो परिवेश उसी को न कहेंगे, परिवेश उसी को कहेंगे जो हमारे अगल बगल, आगे पीछे, ऊपर नीचे जो दिख रहे हैं ना, वही सभी परिवेश हैं। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे चारों तरफ जो पदार्थ, जो वस्तुएं दिख रहे हैं, वही सभी क्या है, जो हम देख रहे हैं, जिसे महसूस कर रहे हैं, उसी को हमें परिवेश कहता हूँ। तो परिवेश किसे कहता हूँ? जो हमारे चारों तरफ जो दिख रहे हैं और जिन्हें हम महसूस कर रहे हैं, जैसे मैं हवा को महसूस कर रहा हूँ, टेबल, पेन, कुर्सी वगैरह वगैरह सबको मैं देख रहा हूँ। ये सब जितने भी चीज़ें सभी देखने वाले हैं, जो दिख रहा है, कुछ ऐसे नहीं दिखने वाले। जैसे वायु, हवा को हम क्या कर सकते हैं? देखते नहीं, लेकिन क्या करते हैं? महसूस करते हैं। तो इसलिए जो है हम ये रिपोर्ट किए हैं कि परिवेश उसी को कहते हैं जो हम चारों तरफ जो चीज़ देख रहे हैं, जो चीज़ समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वही हुआ परिवेश। अब रही बात परिवेश हुआ और पदार्थ क्या हुआ, तो पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। पदार्थ जो होते हैं अत्यंत छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। हर कण में, जैसे जो मान लिया जाए, इसका डिफिनेशन है पदार्थ का, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, वो जो डिफिनेशन है उसका जो है अर्थ हो रहा है कि जो पदार्थ, मतलब जो भी वस्तुएं, जो चीज़ें जिसमें आयतन हो, द्रव्यमान हो, भार जिसको कहते हैं, द्रव्यमान हो, और उसके साथ साथ जो है क्या होंगे, वो अवरोध उत्पन्न करता हो, उसे मैं पदार्थ कहता हूँ। तो पदार्थ किसे कहता हूँ? वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो। पदार्थ उसे कहते हैं जो वस्तु स्थान घेरे और क्या करते हैं? द्रव्यमान हो, उसमें क्या होना चाहिए? द्रव्यमान भी होना चाहिए, साथ साथ वो आयतन होना चाहिए, अवरोध उत्पन्न करना चाहिए। मान लिया जाए एक पेन लिया जाए या एक बुक ले लिया जाए। एक बुक में देखिए, बुक जहाँ रखा जाएगा उस जगह का स्पेस को क्या करेगा? वो घेरे रहेगा, एक नंबर। दूसरी नंबर, उसका जो वजन जो होता है, कुछ न कुछ वजन उसका होता है, कुछ न कुछ भार होता है, उसका द्रव्यमान होता है, उसको मैं द्रव्यमान कहता हूँ। अब आयतन किसको कहता हूँ? तो आयतन समझ जाइए कि आयतन किसको कहता हूँ? वो जो जगह घेरे हुए उसको तो आयतन कहे, और जो उठाए वो भार हुआ। अब अवरोध उत्पन्न कैसे होता है? हाँ तो भाई देखो, बुक अपने आप चलता है? नहीं चलता है ना, उसको उठाने के लिए कुछ बल लगेगा ना, तो कुछ बल लगेगा तो वही ना क्या कहते हैं, अवरोध उत्पन्न करना। वो बल जो है उसका अपना बल अलग है, और मैं अपना बल लगा के उसको उठाया हूँ। अगर जो मैं छोड़ दूँ तो वो पेन गिर गया। मैं अगर इस पेन को उठा के रखा हूँ, छोड़ दूँ तो ये पेन गिर गया। अर्थात जिसका अवरोध उत्पन्न करता है वही हुआ पदार्थ। अब पदार्थ को जो है ना 3 गुणधर्मों में बांटा गया, 3 प्रकार के वर्गीकरण किया गया है। एक आप जो है जानते हैं सॉलिड होते हैं, सॉलिड जिसको हम ठोस कहते हैं,
दूसरा जो होते हैं द्रव होते हैं, और तीसरा होते हैं गैस होते हैं। ये 3 अवस्था आप लोग जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब सॉलिड क्या होता है? सॉलिड में जो ठोस होता है, जो ठोस होता है इस आकार का जो होता है, मतलब सटा कुछ कण रहते हैं, जिसमें जो है क्या होता है, सटा रहते हैं, बहुत ही क्लोजेड में रहते हैं। इसमें जो है क्या होते हैं, बहुत ही क्लोजेड रहते हैं। अब देख लिया जाए, यहाँ बढ़िया से देखिए कि कितनी घना सा है। ठोस पदार्थ जितना भी होता है, ठोस पदार्थ क्या होते हैं, सब घना होते हैं। और लिक्विड का अर्थ होता है मतलब जल, द्रव। तो द्रव मतलब मानिए जल है, दूध है, तो दूध उतना शुद्ध जल नहीं हुआ, शुद्ध जल द्रव नहीं हुआ, शुद्ध उसमें प्रोटीन, वसा ये सभी प्राप्त होते हैं। और ये इसमें जो देखिए, इसमें भी कुछ कण हैं, क्या है, इसमें भी कुछ कण दिख रहे हैं। अब देखिए गैस में, गैस तो देख ले हैं आप लोग, बैलून को देख लीजिए, बैलून को देखिए, बैलून को देखिए, बैलून में इसमें गैस भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है, तो इसमें भी क्या है, कुछ कण हैं जो जगह को स्पेस में रखा हुआ है। अर्थात ठोस, द्रव, गैस में देख रहे हैं, ठोस में देख रहे हैं घना है ज़्यादा, ठोस में क्या है, घना है ज़्यादा, और इसमें जो है घना कम है, और इसमें जो आकर्षण शक्ति भी है थोड़ा कम है, इससे कम है, और इसमें उससे भी कम है, थोड़ा और कम कर दूं जिससे लगे कि हाँ गैस है, ठीक। इसमें गैस भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है। बैलून में क्या होता है, बैलून में गैस रहते हैं तो बैलून गैस है, उसमें भी देख रहे हैं कण दिख रहा है, इसमें भी कण देख रहे हैं, इसमें कण देख रहे हैं। ये जो है पदार्थ का जो है ना, ये गतिशील रहते हैं, क्या रहते हैं, गतिशील रहते हैं। ये सभी गति कर रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, अपने निरंतर गति करते जा रहे हैं। ठोस, द्रव, गैस सभी क्या करते हैं, निरंतर पदार्थ जो है गति करते रहते हैं। इसलिए तीनों चीज़ जो है क्या कर रहे हैं, तीनों का कण जो है क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। और साथ साथ इसमें दोनों सभी में आकर्षण क्षमता रहती है, आकर्षित करती रहती है एक दूसरे कण को। तो हम देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा कम आकर्षित होते हैं, इसमें देख लीजिए थोड़ा इसमें ज़्यादा होते हैं, इसमें उससे भी कम आते हैं। मतलब कि ये सबसे कम गैस में आकर्षण शक्ति रहते हैं, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ये तीनों का जो है ना मतलब एक दूसरे तीसरे से समानता जो है ना, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम का है। इसमें सबसे ज़्यादा आकर्षण शक्ति है, और इसमें एक स्थान होती है। ठोस में भी, सभी में, ठोस, द्रव, गैस में एक स्थान होते हैं जिसे मैं अंतराणुक स्थान कहता हूँ। जो स्थान जो पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, अंतराणुक स्थान कहता हूँ। और जो आकर्षण शक्ति पाए जाते हैं उसका अंतराणुक क्या कहते हैं, आकर्षण शक्ति कहते हैं, आकर्षण कहते हैं, आकर्षित करती है। ये हो गया। अब मैं चलूँ तो पदार्थ की जो तीनों अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, तो अब होते क्या क्या है, ठोस में क्या क्या आते हैं। अब देख लीजिए, बेंच हो गए, टेबल हो गए, पेन हो गए, ये सब क्या आ जाते हैं, ठोस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, ठोस। द्रव में क्या आ जाते हैं, दूध आ जाते हैं, जल आ जाते हैं, ये हो जाते हैं। इसमें क्या आते हैं, वायु आते हैं, रक्त आते हैं, ब्लड जिसको कहते हैं। तब हम लोग बता दूं सॉरी, रक्त तो इसमें आ जाएंगे ना, द्रव में। इसमें वायु होता है, ऑक्सीजन जिससे सांस लेते हैं, वो सांस जो होते हैं उसमें आता है। हमारे शरीर में देखिए, हमारे जो दांत की हिस्सा है वो ठोस है, हमारे हड्डियां जो है ये ठोस है, और क्या है, ठोस, ये ठोस है। अब हमारे शरीर में देखिए द्रव कहाँ है, जो रक्त जो हमारा संचालित हो रही है वो क्या है, द्रव है। और गैस कहाँ है, गैस जो मैं सांस द्वारा लेता हूँ, सांस लेता हूँ, छोड़ता हूँ, तो CO2 छोड़ता हूँ, O2 लेता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता हूँ और ऑक्सीजन लेता हूँ, तो इसमें कौन हुआ, गैस हुआ। ये क्या हो गए, गैस हो गए। अब तीनों अवस्था ठोस, द्रव, गैस के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब अगर जो आपको इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने आस पड़ोस के वस्तुओं को देखें और समझें। देखने समझने के बाद पता चलेगा जो वस्तुएं ठोस होंगे वो क्या होंगे, स्थान घेरता होंगे, उसमें भार होंगे, द्रव्यमान होंगे, सभी होंगे, क्लियर हो जाएंगे। अब हम चलते हैं पदार्थ के तीनों अवस्था में जो है। और एक बात और मैं भूल गया कहना कि 70% जल जो है हमारे शरीर में है,
और जल जो 70% हमारे शरीर में पाए जाते हैं, मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं, अर्थात समझ जाइए कि द्रव जो है हमारे शरीर में है। क्लियर। आगे इसके आगे चलते हैं। इसका आकार कैसा, मतलब ये इस ठोस को पहचानेंगे तो क्या क्या होता है उसमें। देखिए ठोस का क्या होता है, आकृति और आयतन। ठोस का जो होता है आकृति और आयतन, आकृति और आयतन होते हैं, निश्चित होते हैं। आकृति और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। और घनत्व, इसमें घनत्व भी होते हैं। इसका घनत्व उच्च होते हैं। इसका घनत्व क्या होते हैं, उच्च होते हैं। किसका, ठोस का, क्योंकि वो जो होता है ना उसमें कणों का जो स्थान, रिक्त स्थान होता है वो बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम आणविक स्थान रहते हैं, रिक्त स्थान। और इसके बाद जो है द्रव्य उससे अधिक रहते हैं। तो अब चलते हैं द्रव्यनांक और क्वथनांक। द्रव्यनांक और क्वथनांक हम लोग इसके बारे में जान लें। तो किसी भी ठोस पदार्थ को मैं ताप देकर, ताप देने के बाद उसको क्या कर सकता हूँ, तो द्रव्यनांक को जो है, क्वथनांक को जो है मैं अंतर स्पष्ट कर सकता हूँ। अर्थात क्या कहूँगा कि क्वथनांक और द्रव्यनांक दोनों क्या होते हैं, इसका उच्च होते हैं। क्लियर। अब क्वथनांक द्रव्यनांक किसी को निश्चित ताप पर कोई काम वर्क करेंगे तो उसका क्या होगा, वो आकार में जो है ना क्या होगा, चेंजिंग आएंगे ही, कुछ न कुछ बदलाव आएंगे ही। अब द्रव्यनांक क्वथनांक इसका हार्ड होते हैं, बहुत ही ठोस होते हैं, उच्च होते हैं। द्रव्यनांक के बाद होता है कठोरता और दृढ़ता। कठोर और दृढ़ होते हैं, मतलब आपको ये बताऊं कि ठोस पदार्थ जो होते हैं बहुत ही कठोर होते हैं, मतलब बहुत ही कठोर, क्या कठोर होते हैं और दृढ़ होते हैं कि क्योंकि उसमें क्या होता है, कणों की संख्या क्या होता है, कणों की जो बीच की जो रिक्त स्थान होता है वो कम होते हैं। आकर्षण शक्ति भी उसमें क्या होता है, अधिक रहते हैं, जिसके कारण उसका क्या होता है, कठोरता मजबूत रहते हैं और दृढ़ता भी उतना ही मजबूत रहता है। कोई भी देखिए अगर दो मतलब आपका जो मार्कर है, अब अकेले मार्कर है, इसको सटा दिया जाए तो इसमें ठोसपन ज़्यादा हो जाता है। तो इसी तरह इसका ठोसपन ज़्यादा है क्योंकि इसमें अंतरा आणविक स्थान क्या है, बहुत कम है और आकर्षण शक्ति अधिक है। अब अगला है संपीड़ितता। इसमें संपीड़ितता जो होते हैं ना, संपीड़ितता जो होते हैं असंपीड्य होते हैं। क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। संपीड़ितता क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं। अब इसका जो है बहाव होते हैं, बहाव होते हैं, ठोस का नहीं। ठोस बहेगा, इसको रख देंगे बहना शुरू करेगा, नहीं बहेगा, कारण है ठोस बहेगा नहीं, ठोस बहने की चीज़ नहीं है। ठोस होते हैं क्योंकि उसमें जो एक आकर्षण शक्ति अधिक होता है, इसके लिए अगर जब भी जाएगा ना तो डोलते जाएगा, वो बहेगा नहीं उसमें, क्योंकि आकर्षण शक्ति भी अधिक रहता है। जब भी जाएगा तो टोली के टोली लेके जाएगा। अब अगर चलता हूँ तो इसमें बहाव क्या हो गया, नथिंग है। बहाव क्या है, नथिंग है। बहाव क्या है, नथिंग है। अब है प्रसार या संकुचन। प्रसार या संकुचन, प्रसार या संकुचन। अब देखिए प्रसार संकुचन में क्या है ठोस में, कि प्रसार संकुचन इसका जो है किसका, ठोस का। गौर से सुनिएगा कि प्रसार और संकुचन जो इसका क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि आपातकालीन वैसा ही वस्तुएं जो होंगे जिसकी प्रसार और संकुचन को मैं चेंज कर सकता हूँ, उसकी आकार को मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, उसमें भी बहुत मेहनत लगेंगे। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट में आता है ऊर्ध्वापातन। अब कहते हैं ऊर्ध्वापातन क्या होता है, ऊर्ध्वापातन। अब ऊर्ध्वापातन क्या होता है, किसी भी ठोस पदार्थ को मान लीजिए ठोस पदार्थ है, इसमें ताप देना शुरू कर दे, नीचे से स्टॉप जोड़ दे, एक स्टॉप जोड़ देते हैं और एक स्टेप जोड़ने के बाद जो है ना इसमें ताप देना शुरू करते हैं। तो ये क्या होता है, ठोस जो क्या होता है, जब ताप देना एक निश्चित ताप पर इसका जो वह काम करना शुरू कर देते हैं तो ये बदलने लगता है, इसका आकार क्या हो जाता है,
इसका आकार द्रव में न बदल के डायरेक्ट गैस में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे? गैस में बदल जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ ठोस जो है द्रव में, ठोस से लेके द्रव से लेके क्या होगा? गैस में बदल जाएंगे। और इसी को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन कहते हैं। तो ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं? किसी भी ठोस पदार्थ को मैं क्या करूँगा, जब ताप पे गर्म करूंगा, निश्चित ताप पे गर्म करूंगा, तो वो क्या होंगे? ठोस बदल के द्रव में बदल के परिणत होकर किस में चल जाएंगे? गैस में। उसी को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ऊर्ध्वापातन का आपका डिफिनेशन यही होंगे। क्लियर? अब ऊर्ध्वापातन के बाद चलता हूँ। ऊर्ध्वापातन के बाद आता है, अब इसमें है विसरण। तो विसरण भी एक काम है। तो इसमें क्या होता है? मैं देखा हूँ कि कॉपर और जिंक को किसको? कॉपर और जिंक को जो है ना, जिंक को कुछ दिनों के लिए इसको दोनों को सटा के रख दिया जाए तो ये दोनों जॉइंट हो जाते हैं। कुछ सालों तक अगर इसे सटा के रख दिया जाए तो इसका क्या होता है? जॉइंट हो जाता है, ये जॉइंट में बदल जाते हैं, अर्थात विसरण होते हैं। अब आपका सभी आगे ठोस में फिर से मैं दोहरा दूं, ठोस में आकृति और आयतन निश्चित होते हैं, घनत्व उच्च होते हैं, और द्रव्यनांक और क्वथनांक भी उच्च होते हैं, और संपीड्य होते हैं। संपीड्यता में जो होता है ये और संपीड्य होते हैं। बहाव इसका नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है? प्रसार संकुचन नहीं होता है, कम मात्रा में होते हैं। ऊर्ध्वापातन इसका होता है। ठोस में जब निश्चित ताप पर हम गर्म करेंगे तो वो क्या होंगे? द्रव में बदलेंगे तो द्रव को भी और आगे निश्चित ताप पर चलते रहेंगे तो वो गैस में परिणत हो जाएंगे। उसी को मैं ऊर्ध्वापातन कहता हूँ। अब विसरण हुआ, तो विसरण इसमें क्या होते हैं कि होते हैं कभी भी कॉपर और जिंक को हम कुछ सालों के लिए रख देंगे जॉइंट करके, तो क्या होंगे? एक दूसरे के कंपैरिजन कर लेते हैं। अब द्रव के बारे में जानो। द्रव में आकृति निश्चित नहीं होते हैं। द्रव का आकृति निश्चित नहीं होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, और आयतन होते हैं, आयतन निश्चित होते हैं। आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। आप बता दूं, अब मान लिया जाए एक बोतल में एक पानी रख दीजिए, एक बोतल पानी, और उसी पानी को अगर जो उसका आकृति बोतल जैसा होगा ऐसा हो जाएगा। ठीक है? अब मैं बता दूं, इस बोतल का जो आकृति में अभी पानी है, अगर जो मैं इसी को एक गिलास में रख दूं तो गिलास जैसा आकार का होगा वैसा होगा, या एक कोई बर्तन सा ले लूं तो प्लेट टाइप, थाली टाइप को, तो थाली जैसा आकार बन जाएगा। तो आकार उसका निश्चित नहीं रहेगा और आयतन उसका निश्चित रहेंगे। क्लियर? डॉट क्लियर। अब चलता हूँ। अब है घनत्व। इसका जो है इससे कुछ कम होते हैं। किससे? ठोस से इसका घनत्व क्या होते हैं? कुछ कम होते हैं द्रव का। और द्रव्यनांक और क्वथनांक में भी जो है निश्चित ताप पर इसका क्या होंगे? आगे मतलब ठोस से कम, घनत्व इसका जो होंगे, घनत्व भी इस ठोस से कुछ कम होंगे। द्रव्यनांक और क्वथनांक भी जो है इसका क्या होंगे? जब कमरे के ताप से कम होंगे। द्रव्यनांक जो होंगे कमरे के ताप से कम होंगे। क्वथनांक होंगे कमरे के ताप से, क्वथनांक जो होंगे कमरे के ताप से अधिक होंगे। ठीक? कौन चीज? क्वथनांक। किसका? द्रव का। अब मैं चलूं, जब द्रव का क्वथनांक जो है कमरे के ताप से क्या होंगे? अधिक होंगे, और द्रव्यनांक क्या होंगे? कमरे के ताप से कम होंगे। अब चलता हूँ संपीड्यता होता है लेकिन ठोस से कम होता है, और संपीड्य होता है लेकिन ठोस से क्या होते हैं? कम होते हैं। संपीड्य होते हैं। ये क्या होते हैं? संपीड्य होते हैं। इसका जो है ठोस से कम होते हैं। द्रव्यनांक क्वथनांक हो गया। अब तरलता। अब इसमें तरलता रहता है। तरल मतलब क्या? इसमें बहाव रहते हैं, फैलाव रहते हैं, ये इसमें बहने की प्रवृत्ति रहती है। अगर जो आप एक गिलास पानी रख दीजिए तो ठोस के तरह एक जगह ऐसे इस स्केच को मैं इस मार्कर को यहाँ रखा तो ये यहाँ रखा। अगर जो पानी को इसमें, जल को इसमें रखूँ तो ये पता चलेगा मेरे हाथ के नीचे से वो बह गया। क्लियर?
या ब्लड को ही रखूं, दूध के ही रखूं, बह जाएगा। मतलब इसका जो है सिस्टम जो है क्या, बहाव की प्रवृत्ति होती है, इसमें बहाने की आदत होती है। क्लियर, इसका हो गया काम। अब है विसरण। ये विसरण क्या होता है? विसरण क्या होता है? विसरण, अरे विसरण नहीं समझते हैं, मिश्रित करना हो गया। आप देखिए पानी में, जल में कुछ और पदार्थ मिला दीजिए तो मिल जाएगा। जैसे दूध में पानी मिलाते हैं, दूध में पानी मिलाते हैं, रंग मिलाते हैं, तो देखिए रंग मिलाइए, किसी चीज़ में तो रंग मिलता है ना, हाँ मिलता है ना, वही विसरण। वैसे मिश्रित की भावना रहता है, मिश्रित करने की इसमें क्या रहती है, क्षमता रहता है, हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब है द्रव का जमना। अब द्रव जमेगा कैसे? कभी कभी आप देखिएगा, एक बोतल पानी ले लीजिए और फ्रिज में रख दीजिए 2 दिन 4 दिन के लिए, फ्रिज चला के। फ्रिज बंद रहेगा तब तो नहीं जमेगा, लेकिन फ्रिज चालू रहेगा, फ्रीजिंग कीजिएगा आप लोग, ठंडा कीजिएगा ना, तो पता चलेगा आपको कि कुछ मतलब क्या, कुछ घंटों कुछ दिनों के बाद वो जम जाते हैं, जिसको द्रव क्या हो जाता है, किस में बदल जाते हैं, बर्फ में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? बर्फ में बदल जाते हैं। अर्थात फ्रीजिंग करके क्या करते हैं, जमना हो जाता है। हाँ एक बात और है, द्रव को जब मैं इसमें स्टॉप जोड़ के आग लगाऊं, ठीक है, आग लगाऊं, ये द्रव कहाँ चल जाएगा जी, वाष्प में बदल जाएंगे। अगर जो मैं इसमें ठंडा करूं, फ्रीजिंग करूं तो ठोस में आ जाएंगे, ठंडा करूं तो ठोस में आ जाएंगे, और गर्म करूं तो गैस में बन जाएंगे। उसी तरह ठोस को गर्म करूं तो क्या हो जाएगा, द्रव में बदल जाएंगे, और द्रव को गर्म करूं तो क्या हो जाएगा, गैस में बदल जाएगा, और गैस का द्रव में, द्रव से किस में आ जाएंगे, सभी के दोनों के एक विपरीत जो है प्रक्रिया होते रहते हैं। क्लियर। अब है विसरण हो गया, द्रव का जमना हो गया। अब द्रव जो है ठोस पदार्थ में कब होता है, जब ठोस द्रव को हम ठंडा करेंगे तो ठोस पदार्थ में हो जाएंगे, अगर हम करेंगे तो किस में हो जाएंगे, गैस पदार्थ। अब हमें क्या करते हैं, एक क्वेश्चन है कि अगर जो किसी द्रव को मैं इस स्टोव पर जो है यहाँ से स्टोव जला दूँ, ऐसे करके जला दूँ स्टोव, और स्टोव जलाने के बाद देख रहा हूँ कि इस स्टोव को जब मैं ताप दिया हूँ तो ये जलना प्रारंभ किया है। क्या कर दिया, जलना प्रारंभ किया। अब क्या होगा कि इसको मैं खूब ताप दे दूं तो इससे क्या होता है, ये कुछ बदलाव करेगा नहीं, एक निश्चित ताप पर जाके ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित करते रहता है, और ये वाष्प को क्या करता है, छोड़ते रहता है। अब ये वाष्प बन के जो है क्या होते हैं, वाष्प बन के उड़ना शुरू कर दिया। ये वाष्प बन के क्या कर दिया, उड़ना शुरू कर दिया। अब वाष्प बन के कहाँ हो गया, वायुमंडल में जाना शुरू कर दिया, ये वाष्प बन गया। अब देखो कि ये वाष्प बन रहा है, ये जो वाष्प जो गया ना, ये जो उबाल जो होता है ना, उबाल एक निश्चित ताप पर ही रह के उसके फिर आगे उसकी ताप नहीं पड़ रहे हैं, वही हुआ उष्मा, गुप्त उष्मा। क्वेश्चन आ जाएंगे, गुप्त उष्मा किसे कहते हैं। तो जब ताप बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेंगे ना तो एक निश्चित तापमान पर जाकर ये स्थगित हो जाते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, उष्मा को छुपाना, चोरी करना शुरू कर देते हैं। जैसे इनकम टैक्स के डर से लोग जो है ना, बिजनेसमैन जो चोरी करना शुरू कर देते हैं, हाँ ये में घाटा लगा होगा, उसी तरह वो जो है ना नुकसान करने के लिए तैयार रहता है, और वो उष्मा को छुपा कर रखता है, उसी को कहते हैं गुप्त उष्मा। क्लियर। अब चलता हूँ आगे। अब वाष्पन, वही वाष्पन क्रिया हुआ, जब इसमें जब तापमान देता हूँ तो वाष्पन क्रिया वही हुआ। अब इसमें अवरोध नहीं होंगे। गैस के बारे में जान लें, गैस में भी कण दिख रहे हैं, ये में आकर्षण क्षमता कम होते हैं, आकर्षित करने की क्षमता इसमें क्या होते हैं, कम होते हैं, लेकिन होते हैं इसमें भी। और इसमें सबसे अधिक स्थान रहते हैं, अंतराणु का स्थान बहुत ढेर सारे रहते हैं, और ये सबसे कम जो है कणों की संख्या, मतलब कणों की जो है इसमें आकर्षण क्षमता रहते हैं, और स्थान सबसे अधिक रहते हैं। तो क्लियर, इतना ही रहेगा। अब अभी के वीडियो में अब जो है ठोस पदार्थ गैस के बारे में जाने हैं, और इसके आगे नेक्स्ट में अगले वीडियो में आपको जो है कुछ देने वाला हूँ, उसमें आप देखिए। धन्यवाद, जय हिंद।